वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था। देखो फैराडे का प्रथम नियम जो हमने पढ़ा कहता क्या है भाई। फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है, प्रथम नियम जो है, फैराडे का प्रथम नियम जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। और ये नियम डायरेक्ट कह रहा था कि W समानुपाती होता है Q, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ हमारे द्वारा प्रवाहित किए गए आवेश के क्या होता है, समानुपाती। हमने समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक का प्रयोग किया था, तो यह आया था अपने पास। और वो Q बराबर क्या होता है, I गुणा T होता है। ये इक्वेशन 1 और 2 है। तो देखो इन दोनों को हमने आपस में लिखा तो अपने आया था W बराबर Z गुणा I गुणा T। यह आपका पहला नियम था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ आपको निकालना है तो उस पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है, इसको आपके द्वारा प्रवाहित की गई धारा और कितने समय तक धारा प्रवाहित की है, इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो आपको उस पदार्थ की मात्रा पता चल जाएगी। तो देखो फिर हमने इसमें देखा था कि अगर मैं आई 1 एम्पियर ले लेता हूं और समय जो है वो 1 सेकंड ले लेता हूं, तो फिर जमा पदार्थ कितना होगा किसी पदार्थ का, वो उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर ही होगा। अगर किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक मान लो 5 ग्राम है और आप 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोड पर भी 5 ग्राम पदार्थ क्या होगा, निक्षेपित होगा। यानी जब 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होता है वो उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक ही होता है, जिसे बच्चों जेड से दर्शाते हैं। और जमा होने वाले पदार्थ के भार को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। लेकिन भार ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कब हो जाता है, जब धारा 1 एम्पियर की हो और समय 1 सेकंड, यानी कुल मिलाकर कहूं तो आवेश 1 कूलम हो। उस कंडीशन में पदार्थ का भार उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ये तो फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था हमने। अब पढ़ लेते हैं बच्चों फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम जो है वो तो दिया था इन्होंने किसी एक ही सेल के लिए कि किसी एक सेल में इलेक्ट्रॉन पर जमा होने वाले पदार्थ जो है वो कितनी मात्रा में एकत्रित होंगे। अब इन्होंने दूसरा जो नियम दिया है वो दिया वो तो अलग अलग पदार्थ के लिए। मान लो जैसे 2 पदार्थ है, ये लिया हमने जिंक सल्फेट, ठीक है। दूसरे पात्र में लिया हमने कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर जिंक धातु की छड़ लगा दी, 2 छड़ लगा दी, इसमें कॉपर की छड़ लगा दी। इनमें से इन दोनों छड़ को तो आपस में जोड़ दिया हमने और इन छड़ जो है इन छड़ों को किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब अगर एक सेल होता तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग पदार्थ विपरीत आवेशित पदार्थ जो थे वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर चले जाते, लेकिन आप अपने क्या पदार्थ अलग अलग है। एक में जिंक सल्फेट है, मतलब इस इलेक्ट्रोड पर जिंक जमा होगा, और एक में कॉपर सल्फेट है, मतलब इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, कॉपर जमा होगा। अब पदार्थ जब अलग अलग है तो फिर इनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो अलग अलग है। तो इन्होंने इस चीज के लिए क्या बताया, इन्होंने बताया दूसरा नियम ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक सेल, ये हमने 2 सेल लिए, हमने कितने लिए 2 सेल चित्र में, लेकिन ये 2 से ज्यादा भी ले सकते हो आप। तो जब 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में संयोजित करके समान समय तक समान धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर
निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो जब एक सेल है तब तो आप जो धारा प्रवाहित करोगे, जितना आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही अधिक पदार्थ जमा होगा। लेकिन जब अलग अलग सेलों को आपने जोड़ दिया तो फिर जैसे कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ है तो जिंक कितना जमा होगा, जिंक के तुल्यांकी भार के समानुपाती। और कॉपर कितना जमा होगा, कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो इन्होंने कह दिया कि ये जो W है ये समानुपाती होता है आपके किसके, E के। जो W समानुपाती क्या हो गया, E। जबकि W समानुपाती किसके था, Q के था। लेकिन W समानुपाती Q कब है, एक सेल में इलेक्ट्रोड के लिए। और जब जैसे दो दो तीन तीन चार चार सेल को आप जोड़ते हो तो ये W फिर समानुपाती आ जाता है किसके, E के। और W समानुपाती E आपका क्या है, दूसरा नियम। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब बच्चों इसी को देखो, ये अपने पास सेल एक दे देते इसको, ये प्रथम सेल है और ये आपके सेकंड सेल है। दोनों सेलों को जोड़ दिया हमने। अब पर प्रथम सेल जो है इसमें इसका भार जो उसको W1 ले लेते हैं और इसमें जो निक्षेपित पदार्थ है वो W2। इसका इक्विवेलेंट वेट है यानी तुल्यांकी भार उसको E1 दे देते हैं और इसके तुल्यांकी भार को क्या दे देते हैं, E2। ये हमने मान लिया। प्रथम सेल के लिए ये हो जाएगा और दूसरे सेल के लिए ये। भाई अपने पास दो सेल है तो इस सेल में जो जमा होने वाला पदार्थ है और इसमें जमा होने वाला तो अलग अलग होगा। तो एक को तो W1 नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को W2। सीधा प्रथम सेल में जमा होने वाले पदार्थ को W1 नाम दिया और दूसरे सेल में जमा होने वाले पदार्थ को नाम W2 दिया। इसी प्रकार प्रथम सेल के तुल्यांकी भार को हमने E1 नाम दिया और दूसरे सेल के तुल्यांकी सेल में जो पदार्थ है उसके तुल्यांकी भार को E2। अब ये फैराडे का जो नियम है ये नियम इन दोनों सेलों को लागू करते हैं। तो देखो अपने पास फर्स्ट या प्रथम सेल हेतु फैराडे का नियम, हेतु फैराडे का नियम। अब देखो प्रथम सेल के लिए हम फैराडे के नियम की बात करें तो अपने पास W1 समानुपाती किसके होगा, E1 के होगा। और बच्चों समानुपाती अच्छी रखना है तो W1 इज इक्वल Z E1 आ जाएगा। अगर आपको बच्चों Z निकालना है तो फिर आप W1 में भाग किसका लगा दो, E1 का। यह आपका प्रथम सेल के लिए आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ऐसे देखो सेकंड सेल हेतु फैराडे के नियम, सेकंड सेल हेतु फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। तो देखो फैराडे का नियम क्या जाएगा अपने पास, W2 समानुपाती है आपके E2। तो W2 इज इक्वल Z लगा देते हैं समानुपाती स्थिरांक को उठाने के लिए। ये E2 यहां आपको अगर Z निकालना है तो W2 में भाग इसका लगाओगे E2 का। प्रथम सेल में विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालने के लिए उसमें निक्षेपित इलेक्ट्रोड में पदार्थ है उसमें उसके तुल्यांक की भार का भाग लगाओ और दूसरे सेल के अंदर दूसरे सेल पर जो इलेक्ट्रोड पदार्थ जमा हो उसमें दूसरे सेल के तुल्यांक की भार का भाग लगाओ। ये इक्वेशन 2 है। तो देखो सोल्व करते हैं आगे इक्वेशन 1 व 2 से। तो देखो बच्चों ये भी Z बराबर है, ये भी क्या है Z बराबर, यानी वस्तु A और B आपस में बराबर है और वस्तु B और C आपस में बराबर है। A और C ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो देखो क्या हो गया आपके W1 बट्टे में आ गया E1 और बराबर में लिख देता हूं मैं W2 बट्टे में आ जाएगा आपके E2। वैसे गुणा करते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो W1 गुणा में आ जाएगा आपके E2 बराबर ले तो W2 गुणा में आ जाएगा आपके E1।
इसको वापस सॉल्व करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं W1 बट्टा W2 और E1 बट्टा E2। इसको दे देता हूं बच्चों मैं आपके इक्वेशन नंबर 3 नाम। अब बच्चों अपने को W1 और W2 का मान पता है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। तो फैराडे के प्रथम नियम से, और प्रथम नियम क्या कहता है, ये कहता है आपके W बराबर होता है Z गुणा I गुणा T। जैसे W1 लेंगे तो इसका तुल्यांक की बात सॉरी विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 हो जाएगा। I और T दोनों पर हम 1 लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सेल तो अलग अलग है लेकिन धारा समान और समय भी समान रख रहे हैं। तो W2 बराबर क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा गुणा में वो आपके IT। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 3 में जहां W1 लिखा है वहां मैं Z1 IT लिख देता हूं और जहां W2 लिखा है वहां मैं Z2 IT लिख देता हूं। तो हम बात कर लेते हैं इक्वेशन 3 में 4 से। पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखो, अब बात कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व करें। तो जहां W1 लिखा है वहां लिख देता हूं मैं Z1, या पहले तो ये लिख देता हूं इक्वेशन 3 व 4 से, 3 व 4 से। और 3 में देखो इक्वेशन 3 में आपके जहां W1 लिखा है वहां मैं Z1 IT लिख रहा हूं। तो ये लिख दिया, देखो मैंने Z1 I, ये Z1 इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं, फर्स्ट के स्थान में ये Z1 करते हैं। ये Z1 गुणा I गुणा T, और W2 की जगह Z2 गुणा I गुणा T बराबर में आपके वही E1 बट्टा E2। देखो अपने पास IT से IT कट जाएगा तो रह गया क्या, Z1 बट्टे में आ गया Z2 इज इक्वल आपके E1 बट्टा E2। और देखो E1 के बराबर Z1 और Z2 है, और इससे पीछे देखो E1 बट्टा E2 बराबर W1 W2 है, और यहाँ पर E1 बट्टा E2 बराबर Z1 Z2 है। मतलब ये लिख दो इसको आगे, Z1 बट्टा Z2 इज इक्वल E1 बट्टा E2, और इसको ये भी लिख सकता हूं मैं W1 बट्टा W2। ये तीनों आपस में समानुपाती है। ये अपना नियम जो है स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, W समानुपाती क्या है, E है। W समानुपाती क्या है, E, यही तो कह रहा है। तो अब देखो यहां से जब W और E समानुपाती है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं Z समानुपाती E। तो ये आपके फैराडे का दूसरा नियम हो गया। यानी फैराडे के दूसरे नियम से अपने निष्कर्ष क्या निकला, इक्वेशन 5 से। तो इक्वेशन 5 के अनुसार इक्वेशन 5 से किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये बच्चों आपके फैराडे का दूसरा नियम जो इसका निष्कर्ष निकला। फैराडे का दूसरा नियम कहता है क्या, कि W समानुपाती होता है आपके E, और अब इन्होंने कह दिया कि E और Z एक दूसरे की क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेवे। ये थे बच्चों फैराडे के दो नियम, विद्युत अपघटन का प्रथम और दूसरा नियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों, चालकता पढ़ा था हमने। तो चालकता के आधार पर पदार्थ के चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो बच्चों चालकता के आधार पर पदार्थ जो है
इनका वर्गीकरण करें तो चालकता के आधार वैसे मोस्टली 3 प्रकार के आपके पास। एक होते हैं आपके चालक, एक होते हैं आपके अर्धचालक, और एक होते हैं बच्चों आपके कुचालक। चालकता के आधार पर पदार्थों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कुचालक जो है इनको विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी। ये आपके 3 प्रकार होंगे। तो देखो नॉर्मली बात करें इनकी चालकता के आधार पर, ये जो 3 पदार्थ इनकी बात करें तो चालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिनमें धारा का प्रवाह होता है वो होते हैं बच्चों आपके चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का क्या हो, प्रवाह हो, जिनमें धारा गमन करती हो, वो पदार्थ आपके चालक होते हैं। जैसे कोई भी धातु ले सकते हो, लोहा है, तांबा है, सोना, चांदी, इसके अलावा कोई मिश्र धातु भी ले सकते हो आप, या आप आयनिक पदार्थ गलित अवस्था में, जैसे ये NaCl है एक्टिव अवस्था में, तो ये क्या है, धारा के प्रवाह दर्शाने वाले पदार्थ अर्थात चालक। एक होता है बच्चों आपके कुचालक या विद्युत रोधी। तो कुचालक या विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है या धारा गमन नहीं करती है, प्रवाह नहीं होता है, अर्थात धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होती है। जबकि चालक वो है जिनमें धारा, जैसे ये एक अपने पास पदार्थ है, अगर ये चालक है तो यहां अगर आप धारा, विद्युत धारा कोई भी ऐसा चालक तार लगा रहे हो जिसमें करंट है, तो वो करंट यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि ये क्या है, कुचालक है, तो यहाँ करंट लगाओगे, आपने इधर से स्पर्श कर रखा है तो आपको करंट का एहसास नहीं होगा। तो जिनमें करंट का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो चालक है, और जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या है, कुचालक। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, प्लास्टिक, लकड़ी की वस्तु या लकड़ी, या आपके क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं रबड़, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब तीसरा है आपके बच्चों अर्धचालक। अर्धचालक जो होते हैं बच्चों, इनमें धारा का प्रवाह चालक जो होते हैं उनकी तुलना में कम होता है, जबकि कुचालकों से क्या होता है, ज्यादा धारा का प्रवाह कुचालकों से अधिक, कुचालकों से अधिक, जबकि चालकों की तुलना में या चालकों से कम होता है, से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए कहें तो जो आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो आपके वर्ग संख्या 14 है उसके सदस्य अर्धचालकों के श्रेणी में आते हैं। कार्बन हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण का। ये बच्चों आपके नॉर्मली अब बात कर लेती है जो चालक है इनके बारे में। तो बच्चों ये जो चालक होते हैं, चालक पदार्थ जिन्हें आप सुचालक, ये पुनः 2 भागों में विभाजित होते हैं। इनको पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक भी कहते हैं बच्चों, या धात्विक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। और दूसरे जो चालक होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके आयनिक चालक, आयनिक चालक, या इनका एक नाम और होता है, वो होता है आपके विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, ये आपके चालक होते हैं। बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चालक, तो देखो चालक तो वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक चालक मतलब जिनमें धारा का प्रवाह किसके आधार पर हो, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यानी यहां से यहां तक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्थानांतरण से हो, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक चालक है।
तो इनमें धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। और वो जो ये काम जो होता है इलेक्ट्रॉनों की सहायता से धारा का प्रवाह जो होता है, वो जितनी भी धातुएं होती है या कह सकते हैं मिश्र धातु होती है उनमें होता है। जैसे आपके लोहा, तांबा, या आप कह सकते हो जैसे पीतल, इनमें धारा का प्रवाह जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसीलिए इनको बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक नाम दिया जाता है। जबकि बात करें बच्चों आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक, तो देखो विद्युत के द्वारा अपघटित होते हैं और फिर चालक का काम करते हैं। मतलब ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालक नहीं दर्शाएंगे, लेकिन जब आप धारा प्रवाहित करोगे और ये पदार्थ जब टूट जाएंगे तब इनमें विद्युत का प्रवाह होगा। और देखो इलेक्ट्रॉनिक चालकों में इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, तो आयनिक चालकों में डेफिनेट आयनों की वजह से होगा। तो इनमें धारा का प्रवाह फ्लो मुक्त आयनों के द्वारा, मुक्त आयनों के द्वारा होता है, मुक्त आयनों के द्वारा होता है। उन्हें बच्चों आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक, आयनिक चालक नाम क्यों लिया? क्योंकि धारा का प्रवाह आयनों की वजह से हो रहा है। और वो जो विद्युत अपघटनी चालक मतलब जब तक ये जुड़े हुए हैं तब तक इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे धारा की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको आपने तोड़ दिया, और तोड़ते हैं जैसे देखो 100 आपके NaCl है, अगर ये ठोस अवस्था में तो इसमें करंट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा दी और विद्युत अपघटन करते ही ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, अब इसमें क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। इसलिए बच्चों इनको विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो NaCl एक्टिव अवस्था में। देखो अब अपने क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किसमें धारा का प्रवाह होता है, और आपको एग्जाम्पल दे दिया रबर, प्लास्टिक, एक दे दिया NaCl जिसके नीचे लिख दिया ठोस, और एक दे दिया NaCl जिसके नीचे लिख दिया एक्टिव। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसमें धारा का प्रवाह होता है? तो बच्चों रबर क्या है? कुचालक है, प्रवाह नहीं होगा। प्लास्टिक भी क्या है? कुचालक, प्रवाह नहीं होगा। अब अपने आ जाता है कि ठोस NaCl और जलीय NaCl में से किसमें होगा किसमें नहीं होगा? तो आयनिक पदार्थों में ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं होता है, कारण क्योंकि आयन जुड़े हुए हैं, और जब आयन जुड़े हुए तो वो प्रवाहित नहीं होंगे, गमन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे उनको या तो आप जल में घोलोगे या धारा प्रवाहित करोगे तो ये आयन टूटकर अलग हो जाएंगे, और जैसे ही अलग होंगे तो इनमें धारा का क्या होगा? प्रवाह। तो इनमें विद्युत का चालक जो केवल एक है, ये पदार्थ चालक है, जबकि ये तीनों ही क्या है? आपके उत्चालक, तीनों ही क्या है? उत्चालक। तो NaCl एक अवस्था में धारा आयनिक चालक है या विद्युत अपघटनी चालक होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये बच्चों आपके क्या हो गए? चालक हो गए। अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद अपने सेल में, जो अपने सेल, ये सेल जो चैप्टर चल रहा है इसमें बात कर लेते हैं बैटरियों की। बैटरियां, अपने बैटरियां देखो, वैसे सेल और बैटरियां सब एक समान होते हैं, लेकिन मोस्टली सेल और बैटरियों में क्या करते हैं? इनको बोलचाल में समझने के लिए थोड़ा क्या करते हैं? अलग बोलते हैं। तो ये जो बैटरियां होती है ये दो प्रकार की होती है बच्चों आपके। बैटरियां कितनी होती है? दो। एक तो होती है आपके प्राथमिक सेल या बैटरियां, प्राथमिक सेल या बैटरियां, या इनको आप शुष्क बैटरियां भी कह सकते हो।
ड्राइव, और दूसरी होती है बच्चों आपके द्वितीयक द्वितीयक सेल या बैटरियां, द्वितीयक सेल या बैटरियां, जिन्हें आप संचायक बैटरियां भी कह सकते हो, संचायक बैटरियां भी कह सकते हो। यह आपके बैटरियां जो होती है वो तो दो प्रकार की, या आपके सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके प्राथमिक सेल और एक होते हैं बच्चों आपके द्वितीयक सेल या बैटरियां। तो बच्चों सबसे पहले बात करें प्राथमिक सेल। तो बच्चों ये जो प्राथमिक सेल या बैटरियां होती है, इसमें उन सेलों को या उन बैटरियों को रखा जाता है जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः चार्ज नहीं कर सकती। अब बच्चों देखो, किसी वस्तु पर चार्ज और डिस्चार्ज शब्द से मतलब समझना, चार्ज से डिस्चार्ज हो गया आपके पास, तो जब तक वह वस्तु चार्ज है इसका मतलब वो क्या है, आवेशित है। कोई भी वस्तु अगर आवेशित है मतलब धारा प्रवाह होगा, और अब वो डिस्चार्ज होगी मतलब क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निरावेशित, बिना आवेश की। तो प्राथमिक सेल या बैटरियों की बात करें तो ऐसी सेल या ऐसी बैटरियां जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते, अर्थात जो एक बार निरावेशित हो जाए तो निरावेशित होने के बाद जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसी बैटरियां जो डिस्चार्ज या निरावेशित हो जाने के बाद पुनः आवेशित नहीं होती है, पुनः आवेशित या चार्ज नहीं की जा सकती, चार्ज नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, उन्हें प्राथमिक सेल या बैटरियां कहते हैं। उन्हें प्राथमिक सेल या बैटरियां कहते हैं, उन्हें प्राथमिक सेल या बैटरियां कहते हैं। तो जिसमें आपके आ जाते हैं लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल। एग्जाम्पल में आपके लेक्लांसी सेल आ जाते हैं। आप जो पेंसिल सेल काम में लेते हो अपने घड़ी में या रिमोट कंट्रोल में, जो दीवार घड़ी होती है या आपके जो टीवी का रिमोट होता है उसमें जो सेल काम में आता है, या बैटरी में जो सेल आते हैं बड़े बड़े साइज के, उन्हें बोलते हैं शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। इसका एक नाम और होता है तो शुष्क सेल। ये ऐसे सेल है जिनको आप अगर निरावेशित कर दोगे तो इन्हें आप पुनः चार्ज नहीं कर सकते, ये पुनः आवेशित नहीं होंगे। एक और होता है इसी में आपके मर्करी सेल। मर्करी सेल जो होता है बच्चों, इस सेल को भी आप एक बार डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते। ये वाला लेक्लांसी सेल या शुष्क सेल तो टीवी के रिमोट कंट्रोल या कह सकते हैं आपके टॉर्च जो होती है उसमें या आपके दीवार घड़ी में आते हैं। जबकि ये जो मर्करी सेल होते हैं ये जो आपके जो हाथ पर बांधने की घड़ी आती है उसमें, या जो कान में कम सुनते हैं वो सुनने के लिए जो मशीन काम में लेते हैं, उन मशीनों में ये सेल आपके काम में आते हैं। अब जो प्राथमिक सेल या शुष्क बैटरियां कौन सी है, जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए, यानी डिस्चार्ज मतलब निरावेशित हो जाए, उन्हें पुनः चार्ज या आवेशित नहीं कर सकते, वो आपके प्राथमिक सेल या बैटरी है। अब द्वितीयक सेल या बैटरियां, तो ऐसी बैटरियां जो जिन्हें एक बार डिस्चार्ज या निरावेशित हो जाने के बाद पुनः चार्ज या आवेशित, हो
पुनः चार्ज या आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। उन्हें बच्चों द्वितीयक बैटरियां कहते हैं, संचयक बैटरियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक बैटरियां। जैसे देखो, अपने दीवार घड़ी या टॉर्च के सेल जब खत्म हो जाते हैं तो उनको फिर क्या करते हो? आप फेंक देते हो, नया सेल डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम्पल में द्वितीय बैटरियों में मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपको सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, जिसे आप लेड संचायक सेल भी कह सकते हो। और ये जो सीसा संचायक सेल है, ये कौन सा होता है? जो इन्वर्टर की बैटरी होती है। आपके ट्रैक्टर में जो बैटरी काम में आती है, गाड़ियों में जो बैटरी काम में आती है। अब आप देखते हो, अब आजकल बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहे हैं, तो कई बार पोल गिर जाते हैं लाइट के, और 5-7 दिन लाइट नहीं आई, 2 दिन लाइट नहीं आई, 3 दिन लाइट नहीं आई, और घर पे जो इन्वर्टर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और लाइट चली जाएगी। लेकिन क्या होगा? जब पुनः लाइट आएगी तो वापस अपने आप क्या हो जाएगा? चार्ज, और फिर उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर कभी डिस्चार्ज हो गया, पुनः चार्ज हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन घड़ी का सेल जो होता है, जैसे एक बार घड़ी बंद तो सेल निकाला, दूसरा सेल डालना ही पड़ेगा, यूज एंड थ्रो। लेकिन इसको क्या है? एक बार डिस्चार्ज हो गई तो फेंक तो नहीं सकते हैं, ये तो पुनः चार्ज हो जाती है। तो जो सेल एक बार डिस्चार्ज यानी निरावेशित होने के बाद पुनः चार्ज यानी आवेशित नहीं होते, वो होते हैं तो आपके प्राथमिक सेल या बैटरियां। और जो एक बार निरावेशित या डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज या आवेशित हो सकते हैं या आवेशित होते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों द्वितीयक सेल या संचायक बैटरियां। जैसे सीसा संचायक सेल, और एक आता है इसमें निकल कैडमियम संचायक सेल, जिसका प्रयोग होता है बड़े बड़े जो लैब है आपके, जैसे नासा का, इसरो का लैब है, उनमें उन बैटरियों का काम ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता तो इनसे ज्यादा होती है, लेकिन उनका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए फिर हम इन बैटरियों को क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा कक्षाओं को देखो, कक्षाओं को पूरा अच्छी तरीके से देख के इनके नोट्स बनाओ, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा उपयोगी है। कल जो 10th का रिजल्ट आया है, उससे पहले 12th साइंस का रिजल्ट आपने देखा होगा, कितने ज्यादा प्रतिशत बन रहे हैं। तो प्रतिशत अपने आप में बहुत ज्यादा बनने लगे तो आपको भी उसी श्रेणी में, इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में रखने हैं, अपने आप को रखना है। तो नियमित कक्षाएं लो, ताकि आपके सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।